खबरों में आगे बढ़ेंगे तो सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जन्मदिन की बधाई दी है। ट्वीट कर सीएम योगी ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी को शुभकामनाएं दी है और साथ ही आपको बता दें सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है, अमेठी की लोकप्रिय सांसद ओजस्वी वक्ता माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी को हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना की है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और राष्ट्र निर्माण तथा जन उत्थान के कार्यों में सतत गतिशील रहें। तो अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के जन्मदिन के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको बधाई दी है और ट्वीट करके उनकी दीर्घायु की कामना की है। तो ये ट्वीट दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, अमेठी की लोकप्रिय सांसद ओजस्वी वक्ता माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो एवं राष्ट्र निर्माण तथा जन उत्थान के कार्यों में सतत गतिशील रहें। तो ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी है अमेठी सांसद स्मृति ईरानी को। और जिस तरीके से आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ हर वक्त एक्टिव रहते हैं और हर चीज का उन्हें ख्याल रहता है। तो सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जन्मदिन की बधाई दी है। राष्ट्र निर्माण तथा जन उत्थान के कार्यों में गतिशील रहने की बात कही है उन्होंने। और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं, उन्होंने इस बीच ये ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बधाई दी है, उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव हैं। बता दें असम चुनाव को लेकर वो दौरे पर हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जन्मदिन की बधाई दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर है, असम दौरे से पहले सीएम योगी का ट्वीट सामने आया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रिय असमवासी बहनों भाइयों, आज मैं उदारबंद, सिलचर और बोरखोला में आप सभी के बीच अपने विचार रखूंगा। ये अनुभूति कर मन मुदित है कि स्वाभिमान और सामर्थ्य की धारा असम के सम्मानित नागरिकों ने @BJP फॉर असम को अपना विश्वास और आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। जय मां कामाख्या देवी। तो असम दौरे से पहले सीएम योगी का ये ट्वीट सामने आया। 3 जगहों पर आज जनसभाएं की जाएंगी। बता दें जिस तरीके से ये जनसभाएं आयोजित की जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। बता दें वो लकी चार्म कहे जाते हैं बीजेपी के, वो जहां भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं वहां जीत का परचम लहराते हैं। साथ ही अगर आपको ये भी बता दें वोटों की संख्या उनके जाने से लगातार बढ़ जाती, क्योंकि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वो शख्स हैं, वो बीजेपी के नेता हैं जिनको लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब से उन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी संभाली है, आपको बता दें 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस कार्यकाल में उन्होंने काफी ऐसे काम किए जिससे जनता पर बहुत असर रहा है। जनता काफी ज्यादा इंप्रेस हुई। एक बार फिर से आपको हम वो ट्वीट दिखा देते हैं। प्रिय असमवासी बहनों भाइयों, आज मैं उदारबंद, विसिलचर और बोरखोला में आप सभी के बीच अपने विचार रखूंगा। ये अनुभूति कर मन मुदित है कि स्वाभिमान और सामर्थ्य की धरा असम के सम्मानित नागरिकों के ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। तो ये ट्वीट सामने आया है। तो थोड़ी ही देर में असम में गरजेंगे सीएम योगी। असम में इससे पहले भी दौरा कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज फिर से असम में 3 जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। बता दें 3 सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे वो। तो थोड़ी देर में जयपुर देव में करेंगे पहली जनसभा और
जिस तरीके से 3 जनसभाओं की तस्वीरें सामने आएंगी बेहद खूबसूरत, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को ना सिर्फ कद्दावर नेता माना जाता है, बीजेपी के लखीश्याम भी कहे जाते हैं, और आपको बता दें फायर ब्रांड नेता है। जहां कदम रखते हैं वहां बीजेपी के वोटों की संख्या बढ़ जाती है। तो बीजेपी के चुनाव प्रचार की तैयारी असम में सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर सौंपी गई। न सिर्फ असम, हम अगर बात करें इलेक्शंस की जगहों की, तो पश्चिम बंगाल हो या फिर इससे पहले अन्य जगहों पर जहां चुनाव हुए हो वहां की बात करें, तो हर जगह से तस्वीरें पॉजिटिव ही रही हैं। और असम की तस्वीरें आज बेहद खूबसूरत रहने वाली, क्योंकि हम जिस तरीके से अगर बात कर रहे हैं असम को लेकर, असम में 3 जगहों पर जनसभाएं संबोधित की जाएंगी और तीनों जनसभाओं में संबोधन के दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो थोड़ी देर में असम में जनसभा संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और लखनऊ से खबर, पंचायत चुनाव के लिए कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी की है। कोरोना संक्रमित कर सकेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। बता दें जो कोरोना संक्रमित है वो भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। बिना मास्क लगाए पर्चा नहीं भर पाएंगे प्रत्याशी, तो बिना मास्क रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में भी नहीं जा सकेंगे प्रत्याशी। तो प्रवेश से पहले साबुन और सैनिटाइजर से हाथ धोने होंगे और चुनाव प्रचार में 5 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। तो प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी कोविड नियमों का पालन करवाएंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। तो संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। एसके, आपसे जानेंगे ये जो कोविड गाइडलाइन सामने आई है, नए नियम आए हैं, ये नियम तो हमने अपनी जनता को बताए हैं, लेकिन साथ ही आगे किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़े हैं, उनको देखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई है ताकि चुनाव भी प्रभावित न हो और कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कोरोना पर भी काबू रखा जाए। जिसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो ऐसी स्थिति में वो पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना मताधिकार प्रयोग कर सकेगा। उसके लिए जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है, जिसमें पीपीई किट पहनने के बाद और पूरे अपने रिटर्निंग अफसर को जानकारी देने के बाद वो मतदान के अंतिम समय में जारी हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है। उसके अलावा जो प्रत्याशी होंगे उनको उन सभी नियमों का पालन करना होगा जो कि गाइडलाइन में है, चाहे वो मास्क पहनना हो, सैनिटाइजर लगाना हो, डिस्टेंसिंग हो। जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन इस बीच जो सवाल है, जो कोरोना मरीज रहेंगे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो कैसे करेंगे, किस तरीके से वो मतदान करेंगे? बिल्कुल, जो कोरोना मरीजों के मतदान की व्यवस्था की गई है उसको लेकर निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि ऐसे मरीज जो कोरोना से संक्रमित होंगे उनको मताधिकार का अगर प्रयोग करना है तो उनको अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी होगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट जब मतदान का अंतिम समय होगा, जब मतदान समाप्त होने वाला होगा, ऐसी स्थिति में उन मरीजों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बुलाएगा, जिसमें पीपीई किट पहनकर पीठासीन अधिकारी ऐसे सभी मतदाताओं का मतदान कराएंगे, जिसके निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए जा चुके हैं। तो कहीं न कहीं कोशिश यही है कि कोई भी व्यक्ति मताधिकार के प्रयोग से वंचित ना रहे, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ में किसी भी ऐसी चीज जिसमें कोई भी व्यक्ति पान मसाला, गुटखा या इस तरीके की कोई भी चीज जिससे कोई भी नुकसान होने की संभावना हो, ऐसी भी चीज का प्रयोग मतदान स्थल या फिर जहां पर भी निर्वाचन प्रक्रिया चल रही होगी वहां पर नहीं करेगा।
मतगणना को लेकर भी इस तरीके के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ में मास्क और सैनिटाइजर समेत ये सभी व्यवस्थाएं मतगणना केंद्र पर भी करनी होंगी। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की हैं, जिसको देखते हुए हम कहें कि निर्वाचन के साथ ही कोरोना गाइडलाइन को भी फॉलो कराया जाएगा। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और प्रतापगढ़ से खबर, जहरीली शराब से हुई मौत के बाद आबकारी विभाग सख्त हो गया है। शराब माफिया सुधारक सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। तो छापेमारी के दौरान शराब माफिया सुधारक सिंह फरार है। अवैध शराब के बड़े कारोबारी के घर पुलिस दबिश दे रही है। टीम ने कुंडा में छापेमारी कर अवैध शराब पकड़ी है। तो प्रतापगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहरीली शराब को लेकर आबकारी विभाग सख्त हो गया, क्योंकि जहरीली शराब से जिस तरीके से मौतें हुई है उसको लेकर आबकारी विभाग सख्त है। और आपको बता दें, कई ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है। आपको ये भी बता दें कि छापेमारी के दौरान शराब माफिया सुधारक सिंह फरार चल रहा है। तो अवैध शराब के बड़े कारोबारी के घर पुलिस दबिश दे रही है। टीम ने कुंडा में छापेमारी कर अवैध शराब पकड़ी है। तो शराब माफिया सुधारक सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। प्रतापगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आबकारी विभाग लगातार सख्त दिखाई दे रहा है। तो आबकारी विभाग की ये तेजी से करते हुए जो कार्रवाई है और छापेमारी जिस तरीके से चल रही है उसको देखकर यहाँ शराब माफिया सुधारक सिंह के ठिकानों पर जो छापेमारी की जा रही है, फरार चल रहा है शराब माफिया सुधारक सिंह। छापेमारी के दौरान हालांकि छानबीन लगातार तेजी से चल रही है। प्रतापगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं संवाददाता मनु सिंह प्रतापगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। मनु, जिस तरीके से ये छापेमारी की जा रही है और शराब माफिया सुधारक सिंह भी फरार चल रहा है, हालांकि छापेमारी तेजी से की जा रही है, आबकारी विभाग सख्त है, ऐसे में सुधारक सिंह के क्या कोई सुराग लगे और जो छापेमारी की जा रही क्या क्या सामने आ रहा है? हालांकि प्रतापगढ़ में लगातार 2 महीने के अंदर 12 लोग की मौत हो चुकी है। पुलिस महकमे में लगातार हड़कंप मचा हुआ था। प्रतापगढ़ के जिला प्रशासन के आदेशों के बाद लगातार छापेमारी हो रही है, जहाँ कल पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कुंडा के में पकड़ी गई माफिया सुधाकर सिंह के यहाँ फैक्ट्री में पुलिस ने छापा मारा विभाग के साथ, लेकिन माफिया शराब माफिया सुधाकर सिंह वहां से नहीं। पुलिस ने वहीं कई दुकानों पर छापेमारी की, तो 9 पेटी 40 बोतल बियर पकड़ी, तो कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठीक है, और अगर हम बात करें सुधारक सिंह की, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से उसका ये काम चल रहा है और अब वो फरार चल रहा है, पिछले बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मनु। प्रतापगढ़ से खबर, 2 साल बाद दरोगा से लूटी गई सरकारी पिस्टल मिली। बता दें, पिस्टल लूट के आरोपी विशाल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 2019 लोकसभा चुनाव में दरोगा से सरकारी पिस्टल लूटी गई थी। विशाल ने अपने साथी मुस्तफा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। महेशगंज थाना क्षेत्र के हुलासगढ़ से एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो 2 साल बाद दरोगा से लूटी गई पिस्टल बरामद की गई है। और खबर सुल्तानपुर से, एमपी एमएलए कोर्ट से पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत 4 को बेल मिली है। सोनू सिंह और उनके 3 करीबियों को जमानत मिली है। पूर्व विधायक के भाई को भी जमानत मिली है। बता दें, जेसीबी से दीवार गिराने और धमकी देने समेत कई आरोप थे। वादी को अपने प्रभाव में लेकर साक्ष्य प्रभावित करने का भी आरोप था। धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग का यह मामला बताया जा रहा है।
तो जेसीबी से दीवार गिराने और धमकी देने के कई आरोप थे। तो लखनऊ से खबर, दबंग पान मसाला ग्रुप पर छापेमारी की गई। बता दें, मोहनलालगंज के जबरौली फैक्ट्री के आबकारी विभाग का छापा देखा गया। आधी रात के बाद कई घंटों तक चलती रही विभाग की कार्रवाई। पान मसाला के प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर चल रहा था ये खेल। छापेमारी के दौरान कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं अधिकारी। तो बता दें, गेट पर फैक्ट्री के साथ गार्ड के साथ यूपी पुलिस के जवान भी अंदर दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं बहरहाल स्क्रीन पर हम, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस फैक्ट्री के गेट की तस्वीरें, और वहीं से दिखाई दिया कि गार्ड और पुलिस के जवान एक साथ बैठे हुए। लखनऊ में आबकारी विभाग की छापेमारी के दौरान पान मसाला फैक्ट्री के गार्ड ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। क्यों लगातार इनकम टैक्स की गाड़ियां आपके फैक्ट्री के अंदर जा रही हैं? आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। सिक्योरिटी अफसर भी हैं, सीआरपीएफ नौकरी भी छोड़ा है, और जिस मीडिया से हो उस मीडिया से मैं भी हूँ। जी ठीक। जी जी। आपका काम क्या है, कितना उछालते हो, क्या चीज़ उछालते हो, क्या आप नहीं उछालते हो, जी वो भी हम जानते हैं। सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है, आप सीआरपीएफ नौकरी छोड़ के क्यों छोड़े थे? अब आप पूछोगे कि आप भविष्य में ये ड्यूटी आपने क्यों मीडिया ज्वाइन कर लिया, जी। क्या आगे कुछ आप प्रोग्रेस नहीं किया कि मैं ये करूँगा? जी जी। हमारा कुछ दूसरा उद्देश्य, मैं कुछ दूसरा करना चाहता हूँ। जी। लॉकडाउन की वजह से कुछ समस्याएं ऐसी आ गई कि ऐसा मुझको करना पड़ रहा है जी। 1-2 महीना 3 महीना के लिए। जी जी। आगे मैं कुछ भी करूँगा जाके, जी। या आपकी तरह गाड़ी लेकर मैं भी जो है, जी जी। जैसे आप जो काम कर रहे हो वो भी मैं करूँगा। जी। या फिर कुछ कंपनी फैक्ट्री का, यहाँ हमारे पास भी ज़मीन भी है। जी जी। ठीक, हमारे पिताजी यहाँ से रिटायर भी हुए हैं। जी। ठीक, आगे आपको जो जानकारी करना है, जी। अभी बाहर गाड़ी निकलेगी तो आप किसी की गाड़ी रोका कि आप जी जी सर, बिल्कुल, हम लोग तो वैसे ही, आपने रोक दिया, मैं गेट के बाहर हूँ, आपने जो जानकारी दी मैंने वो ले ली। हमको देखो रोकना, अंदर से आदेश है गेट बंद रखना, खोलना नहीं। जी जी। क्या तो दबंग पान मसाला फैक्ट्री में छापेमारी की, गार्ड से बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिला। अब देखिए हमारे संवाददाता नीलेश चौहान की ये रिपोर्ट। पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी अनियमितताओं को लेकर की गई है। लगातार शिकायतें एक्साइज की टीम को मिल रही थी कि यहाँ पर जो है एक्साइज जो ड्यूटी होती है उसको छुपाया जा रहा है, कर को छुपाया जा रहा है, उसको लेकर ये छापेमारी यहाँ पर की गई है। राघवेंद्र तिवारी जो कि दबंग पान मसाला फैक्ट्री के मालिक हैं, इनकी एक ऑफिस आसियाना थाना क्षेत्र में स्थित है, और ये भी कहा जाता है कि राघवेंद्र तिवारी जो हैं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो सियासी गलियारा है, जिसको हम राजनीतिक गलियारे के रूप में जानते हैं, वहां पर इनके तमाम बड़े नेताओं से जान पहचान है, जिसके चलते इनके ऊपर कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि ये रात का समय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड जो इनका गेट है, यहाँ पर आसपास कोई दबंग पान मसाला की फैक्ट्री यहाँ पर संचालित होती है, उसका कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। कई घंटों तक आज जो है एक्साइज की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान तमाम दस्तावेज जो है एक्साइज की टीम ने बरामद किए हैं, अपने पास कब्जे में लिए हैं। उसके अलावा और तमाम बिंदुओं पर एक्साइज की टीम पड़ताल कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि एक्साइज की तरफ से क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं। हालांकि राघवेंद्र तिवारी की ऊंची पहुंच के चलते ये कह पाना मुश्किल है कि एक्साइज जो जरूरी दस्तावेज यहाँ से लेकर गई है या फिर जो जरूरी चीजें यहाँ से उसको दिखी हैं, बरामद हुई हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान। नीलेश चौहान संवाददाता हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए, उनसे अपडेट लेंगे। नीलेश, इस तरीके से फैक्ट्री में छापेमारी की गई और अधिकारी बयान देने से बचते हुए नजर आए, और गार्ड से जब आपने बात करने की कोशिश की तो कोई सटीक जवाब नहीं मिला। ऐसे में अगर अब की हम अपडेट लेना चाहें तो क्या है अपडेट? देखिए, देर रात करीब 3 बजे तक छापेमारी चलती रही। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम भी दबंग पान मसाला फैक्ट्री के बाहर मौजूद रही। इस दौरान देखा गया कि जो गार्ड था वहां पर, जिस गार्ड को तैनात किया गया था फैक्ट्री के गेट पर, वो भी कहीं ना कहीं लगातार बदसलूकी कर रहा था। उसके अलावा यूपी पुलिस के जवान थे जो आपस में मीडिया को लेकर खिल्लियां उड़ा रहे थे कि मीडिया का काम है सिर्फ लोगों को बदनाम करना। लेकिन जिस तरीके से एक्साइज की टीम लगातार जो है पूरी रात पड़ताल करती रही दबंग पान मसाला फैक्ट्री में, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आता है कि अगर इतनी देर रात तक एक्साइज की टीमें वहां पर मौजूद थीं, दस्तावेज खंगाले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वर्ष 2016 में एक्साइज की टीम ने दबंग पान मसाला के 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, वो ठिकाने लखनऊ
और कानपुर के थे। इन ठिकानों पर जब एक साथ छापेमारी हुई थी तो 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ था, जिसको गिनने के लिए मशीन मंगाई गई थी। उसके अलावा भारी मात्रा में सोना चांदी और दूसरे आभूषण मिले थे, जिसको जांचने के लिए एक्सपर्टों की टीम बुलाई गई थी। ठीक 5 साल बाद एक बार फिर से दबंग पान मसाला फैक्ट्री पर एक्साइज की टीम छापेमारी कर रही है। हालांकि इस छापेमारी को पूरी तरीके से दबाने का प्रयास दबंग पान मसाला फैक्ट्री के गार्डों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर किसी भी मीडिया कर्मी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। जहां पर यह फैक्ट्री बनी है वो मोहनलालगंज के जबरौली इलाके में है, जहां पर पूरी तरीके से चारों ओर सुनसान इलाका है, आसपास कुछ नहीं। उससे ठीक पहले की अगर हम बात करें तो एसएसबी का सेंटर जरूर है। तो ऐसे में लगातार जो दबंग पान मसाला फैक्ट्री के मालिक हैं राघवेंद्र तिवारी की अगर हम बात करें तो लखनऊ से दिल्ली तक सियासी गलियारों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसके चलते जितनी बार भी इनकी फैक्ट्री में छापेमारी होती है या इनके ठिकानों पर छापेमारी होती है तो कहीं ना कहीं ये छूट जाते हैं। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि 2016 में भी जब छापेमारी की गई कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो जैसे कि सियासी गलियारों की अगर बात ही हो रही है तो आखिर क्या लग रहा है किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि कभी बड़ी कार्रवाई नहीं होती और हमेशा इस तरीके के नतीजे रहते हैं कि वही काम दोहरा दिया जाता है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं लगातार जो आरोप लग रहे थे इनके ऊपर कि फैक्ट्री के अंदर अनियमितताएं चल रही हैं, टैक्स चोरी करने का मामला चल रहा है, वहीं पर जो पैसा है उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोगों का भी पैसा उसमें लगाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं फैक्ट्री के हित में, प्रदेश के हित में ठीक नहीं है। उसको लेकर एक्साइज की टीम छापेमारी कर रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम 2016 की छापेमारी को देखें, उसके बाद 2021 की देर रात की छापेमारी को देखें तो दोनों में लगातार यही कहा जा रहा था कि पिछली बार भी जब छापेमारी हुई थी तो कई घंटों तक एक्साइज की टीमों ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। हालांकि इस बार जो है मोहनलालगंज की जबरौली फैक्ट्री, जहां पर ये दबंग पान मसाला की फैक्ट्री स्थित है, वहां पर छापेमारी की गई है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस बार भी पिछली बार की तरह पूरे तरह मामले को दबा दिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो राघवेंद्र तिवारी हैं उनको तमाम सफेदपोश नेताओं का संरक्षण है, जिसके चलते उनके ऊपर कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। अगर हम वर्ष 2016 की कार्रवाई को देखें, जिस तरीके से पैसा और आभूषण बरामद हुए थे, अनियमितताएं मिली थी, दस्तावेज मिले थे, उसके बावजूद फैक्ट्री को सील कर देना चाहिए था। लेकिन 5 साल का समय गुजर गया और एक बार फिर से धड़ल्ले से वो फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा है। इस बार भी वैसा ही चल रहा है। करीब 12 से 16 घंटे एक्साइज की टीमों ने छापेमारी की है और छापेमारी में तमाम चीजें। बड़ी जांच क्यों नहीं बैठ रही है? क्यों देखिए जी देखिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि राघवेंद्र तिवारी, लखनऊ की बात करें तो तमाम सफेदपोश नेताओं को उनका संरक्षण है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। उसके अलावा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी राघवेंद्र तिवारी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसके चलते इनके ऊपर कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ये बड़ी कार्रवाई इसलिए भी नहीं होती है, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव के समय राघवेंद्र तिवारी फाइनेंस करने का भी काम करते हैं। ऐसा स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है, जो हमारे सूत्र हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि राघवेंद्र तिवारी चुनाव के समय नेताओं को फाइनेंस करते हैं, इसलिए जब राघवेंद्र तिवारी को परेशानी आती है तो वही नेता इनके लिए बचाने का काम करते हैं। तो ऐसे में इस बार जब छापेमारी हुई है, 12 से 16 घंटे छापेमारी चली है, तो जाहिर सी बात है 16 घंटे की छापेमारी में बहुत कुछ बरामद भी हुआ होगा, लेकिन इस बार क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। ये तो दबंगाई हो गई ना सरासर, क्योंकि अगर चुनाव का वक्त आता है तो ये फाइनेंस करते और वक्त रहते जब कुछ सबूत मिलते हैं तो जो वो सफेदपोश नेता हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, बचा लेते हैं। इस तरीके से आम जनता को नुकसान होगा ना, जो कर्मचारी उनको नुकसान होगा, इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस तरीके से अगर अनियमितताएं लगातार चलती रहेंगी तो सरकार को भारी टैक्स का जो है नुकसान होगा। उसके अलावा जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी जान को जोखिम में डालकर काम करने का भी होगा। अगर इस दौरान अगर देखा जाए, मैं जिस समय रात में उस फैक्ट्री के गेट पर मौजूद था, हमको वहाँ पर कहीं पर ना तो बाहर कहीं कोई उजाला नजर आया, ना कोई गेट नजर आया। ऐसे में अगर वहाँ पर कोई हादसा होता है या फिर जब मसाले का, बहुत शुक्रिया।